शक्ति कार के करीब पहुंच गया था और फिर एक पुजारी को मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर इस तरफ आते देखकर मैं चौंक गया। वो 2-3 मिनट तक आपस में कुछ बातें करते रहे। फिर शक्ति कार में बैठ गया। कार हमारे करीब आकर रुक गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और दोनों लड़कियां पीछे बैठ गईं। मैंने पूछा वो पुजारी क्या कह रहा था। शक्ति बोला कह रहा था कि मंदिर के तहखाने में खून हो गया है। मंदिर का बड़ा पुजारी पंडित श्याम और उसके मेहमान गायब हैं। लोगों को जब पता चला तो सब भाग गए। उसने किसी से कहा था कि जाते हुए नेहरू मार्ग की पुलिस चौकी में इत्तला दे दे। उसे परेशानी है कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची। मुझसे कह रहा था कि हम जाते हुए चौकी पर बता दें। मैंने कहा उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ। शक्ति ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं। मैंने उसे बताया था कि हम मंदिर से निकलकर उस तरफ टीलों में चले गए थे। हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे बाद मंदिर में क्या हुआ। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, कहा ठीक है। कार मंदिर वाली सड़क से निकलकर मेन रोड पर आ गई। अंधेरा गहरा हो गया था। शक्ति ने कार के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए, लेकिन अंदर की बत्ती नहीं जलाई। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। हेडलैम्प्स की रोशनियों के बीच में ऊपर सुर्ख बत्ती भी स्पार्क करती हुई दिखाई दे रही थी। शक्ति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा पुलिस की गाड़ी है। मैंने कहा अगर रुकने का इशारा किया जाए तो कार रोक लेना। और तुम सब लोग एक बात सुन लो, हम जैन मंदिरों की यात्रा से आ रहे हैं। हमें हनुमान मंदिर में होने वाले किसी वाक्य का इल्म नहीं है। मेरा कयास दुरुस्त निकला। सामने से आने वाली पुलिस की गाड़ी सड़क के वस्त में खड़ी हो गई। 2 मुसल्ला पुलिस वाले उतरकर सड़क के बीच में खड़े हो गए। शक्ति ने उनके करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। एक पुलिस वाला राइफल ताने वहीं खड़ा रहा और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर था उसने बारोब लहजे में कुछ पूछा। शक्ति ने लजाजत भरे लहजे में कहा जैन मंदिरों की यात्रा को गए थे महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? ऑफिसर ने पूछा हनुमान मंदिर भी गए थे? शक्ति बोला नहीं महाराज, हमने सोचा था वापसी पर हनुमान जी के मंदिर जरूर जाऊंगा, मगर मेरी पत्नी ये भगवान। उसने पीछे बैठी हुई लड़की की तरफ इशारा किया। बोला एक ढलान से कांटेदार झाड़ियों में गिर पड़ी। कांटों से सारा शरीर छिल गया, इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर भी नहीं जा सके। क्या मुंह लेकर जावेगी ये हनुमान जी के सामने? सब इंस्पेक्टर ने झुककर पहले मुझे और फिर पीछे देखा। हम शरीफ आदमी थे। हमारे साथ 2 औरतें थीं। हम तो किसी जुर्म में मुलव्विस ही नहीं हो सकते थे। और फिर उस वक्त पीछे से जैन मंदिरों की तरफ से आने वाली आखिरी बस भी पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर ने हमें जाने का इशारा किया और बस को रोकने के लिए हाथ उठा दिया। बाकी रास्ते में कोई खास वाकया पेश नहीं आया। शक्ति कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ बीकानेर हाउस यानी पैलेस होटल के पिछली तरफ ले गया। वो लड़की रास्ते में ही उतरना चाहती थी, मगर शक्ति उसे घर तक पहुंचाना चाहता था। वो रास्ता बताती रही और बिलाखिर शक्ति ने कार एक बंगले के सामने रोक ली। वो लड़की हमारा शुक्रिया अदा करके कार से उतर गई। शक्ति ने उस वक्त तक कार आगे नहीं बढ़ाई जब तक बंगले का गेट खुलने के बाद वो लड़की अंदर नहीं चली गई। मैंने कहा अब तुम्हें जहां जाना है गाड़ी उस तरफ मोड़ लो। शक्ति ने कार एक सड़क पर घुमाते हुए कहा अपन ने एक खोली किराए पर ले ली है गुरु, तुम भी देख लो। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसने कार एक पुरानी सी इमारत के सामने रोक ली और हम नीचे उतर आए। वो इमारत किसी जमाने में पुरुष को हवेली रही होगी, मगर अब किसी खंडर का मंजर पेश कर रही थी। उसमें एक दूसरे से फासले पर चंद मकान ऐसे थे जो अब भी रिहाइश के काबिल थे, और उन्हीं में एक मकान शक्ति ने ले लिया था। यूं तो उस मकान के 3 कमरे थे, लेकिन रिहाइश के काबिल एक ही था। एक कमरे की आधी छत गिरी हुई थी और दूसरे की छत सिरे से थी ही नहीं। कमरे में एक चारपाई, 2 कुर्सियां और जरूरत की दूसरी चीजें मौजूद थीं। शक्ति ने एक कुर्सी साफ कर दी, बोला बैठो गुरु। फिर मधु से बोला गुरु के लिए चाय बना अच्छी सी। मधु उस कमरे में चली गई जिसकी छत आधी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो बगैर दूध के चाय बना लाई। मैंने मधु की तरफ देखते हुए कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने पहले हमें वहां फंसाया क्यों था? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने रेस्टोरेंट में तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मंदिर पहुंचकर मैंने सोचा कि ठाकरे तक पहुंचने के लिए पता नहीं तुम लोग कौन सा तरीका इख्तियार करो और उसमें कामयाबी हो या ना हो। लिहाजा मैंने पुजारी श्यामलाल को बता दिया कि ठाकरे को जिस शख्स की तलाश है वो इस वक्त मेरे साथ मंदिर में मौजूद है। श्यामलाल मुझे एक खुफिया रास्ते से तहखाने में ठाकरे के पास ले गया और वहीं ये मंसूबा बना कि तुम दोनों को किस तरह तहखाने में लाया जाए। तुम दोनों के बारे में मुझे पूरा विश्वास था कि तुम उनके काबू में नहीं आओगे। वैसे मैं भी पूरी तरह तैयार थी। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा तुम वाकई बहुत होशियार निकली। चाय पीने के बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। शक्ति इमारत के बाहर तक मुझे रुखसत करने के लिए आया। मैंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। 2-3 रोज गुजर गए। इस दौरान टेलीफोन पर शक्ति से शहर की खबरें तो मालूम होती रहीं, मगर कोई खास वाकया पेश नहीं आया। अमृत ठाकरे और हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित श्यामलाल के बारे में कोई खबर नहीं थी। शक्ति और उसके साथी नागराज का ठिकाना तलाश कर रहे थे।
मगर अभी तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं हुई थी। चौथे रोज शक्ति से फोन पर मिलने वाली खबर बड़ी धमाकाखेज थी। पुलिस ने पंडित श्यामलाल को शहर से 15 कोस दूर पहाड़ियों में एक जैन मंदिर से गिरफ्तार कर लिया था। पहले तो वो पुलिस को कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे मंदिर के तहखाने में मिलने वाली लाशों के हवाले से कत्ल के केस में फंसाने की धमकी दी गई तो उसने सब कुछ बक दिया। पंडित श्यामलाल के कहने के मुताबिक चंद रोज पहले विशंबरनाथ ठाकरे और उसके साथियों को मंदिर में लेकर आया था। विशंबर ने यह इंकशाफ किया था कि अचाल शिवा मंदिर का पंडित भेरू जिंदा है और शहर ही में किसी जगह रूपोश है, और ये कि वो मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया है। पंडित भेरू के ठिकाने से सिर्फ एक आदमी वाकिफ है और वो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो सरकार और नागराज को भी मतलूब है। पंडित श्यामलाल के बयान के मुताबिक ठाकरे और विशंबर ने उस पाकिस्तानी आतंकवादी के जरिए पंडित भेरू तक पहुंचने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस दौरान विशंबर को कत्ल कर दिया गया और फिर चंद रोज पहले वो पाकिस्तानी आतंकवादी अपने 2 साथियों के हमराह, जिनमें एक लड़की भी थी, अचानक ही हनुमान मंदिर पहुंच गया। उन्हें किसी न किसी तरह मंदिर के तहखाने में पहुंचा दिया गया, मगर वो बड़े जबरदस्त निकले। ठाकरे का एक आदमी उनके हाथों मारा गया और ठाकरे और उन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ठाकरे अपने जिंदा बच जाने वाले साथी के हमराह पहाड़ियों में कहीं गायब हो गया और वो खुद पहाड़ियों में भटकता हुआ अगले रोज दोपहर को उस जैन मंदिर में पहुंच गया। इस इत्तला का धमाका खेज पहलू ये था कि पुलिस ने अब मेरे साथ पंडित भेरू की तलाश भी शुरू कर दी थी। भेरू अब किसी मंदिर का पंडित नहीं रहा था और उसकी वो हैसियत खत्म हो चुकी थी। उसके कब्जे में करोड़ों की दौलत थी। उसूली तौर पर यह दौलत अगरचे मंदिर की मिल्कियत थी, मगर हर शख्स उसे हासिल करने का आरजूमंद था। विशंबर सिंह, जिसने इस दौलत के लिए अपने गुरु नागराज से बगावत कर दी थी और मेरे हाथों मारा गया था। अमृत ठाकरे और अब पुलिस के बाज आला ऑफिसर इस मामले में खासी दिलचस्पी ले रहे थे। वो भी हर कीमत पर पंडित भेरू को तलाश करना चाहते थे ताकि उसकी दौलत पर कब्जा कर सकें। मैंने पंडित भेरू को इस खबर की हवा तक न लगने दी। इस तरह उसके बिदक जाने का अंदेशा था और हो सकता है कि वो कोई ऐसी हिमाकत कर बैठे जिससे वो खुद ही उनके जाल में फंस जाए। अलबत्ता मैंने उसे ये बता दिया कि ठाकरे के भाग जाने से सूरत हाल कुछ बिगड़ गई है, इसलिए चंद रोज तक उसे मोहतात रहना होगा। मोहतात तो वो पहले ही था। मंदिर से फरार होने के बाद उसने बंगले में पनाह ली थी और कभी बाहर झांक कर भी नहीं देखा था। वो तो मैं ही था जिसने उस रात उसे बंगले से बाहर निकाला और नागराज ने उसे छठी उंगली से शनाख्त कर लिया। अब तो मेरे ख्याल में वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा। अमृत ठाकरे की मुझे परवाह नहीं थी। अगर वो या कोई और भेरू को कत्ल करके उसकी दौलत पर कब्जा कर लेता तो मेरी बला से मेरे पल्ले से क्या जाता था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र नागराज की थी और मैं उसे हर कीमत पर तलाश करना चाहता था। अगर वो इस शहर से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। उसका जिंदा बचकर निकल जाना मेरे हमवतनों के लिए बहुत बड़ा अजाब बन सकता था। मैंने उस इंजेक्शन के असरात देखे थे। पहली मर्तबा जब रवि पंडित को वो इंजेक्शन लगा था तो वो झटके खा खा कर अजियत का शिकार होकर मरा था और फिर उसने इंजेक्शन में कुछ तब्दीलियां की थी और ये उसका आखिरी तजुर्बा था जो उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर कामयाब हुआ था। राधा ने जिस तरह तड़प तड़प कर जान दी थी वो मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। उसके न सिर्फ नाक, कान और मुंह से खून बह निकला था बल्कि उसके पूरे जिस्म की जिल्द भी फट गई थी। वो मंजर याद करके मैं कांप उठा। ये इंजेक्शन दहशतगर्दी के मकासद के लिए मेरे बेगुनाह हमवतनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला था और इसलिए मुझे नागराज की तलाश थी। मैं उसे इस शहर से निकलने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। उस रात न जाने मुझे कैसे डॉक्टर शांता का ख्याल आ गया। उसके घर और क्लिनिक दोनों जगहों पर टेलीफोन तो थे मगर मुझे उनमें से किसी का नंबर मालूम नहीं था। टेलीफोन के आसपास मुझे डायरेक्टरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सुमित्रा से पूछा। उसने मेज की दराज से डायरेक्टरी निकाल कर मुझे दे दी। चंद सफात पर मुश्तमिल ये एक खूबसूरत किताबचा था। माउंट अबू का कोई भी टेलीफोन नंबर 4 हिंसों से मुतजावज नहीं था। तमाम नंबरों के लिए अगरचे 2-3 सफहात ही काफी थे मगर उनके साथ राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के अहम फोन नंबर भी दिए हुए थे। बाकी सफहात इश्तिहारात से भरे हुए थे। डायरेक्टरी में शांता नाम से 3 टेलीफोन नंबर थे। एक शांताराम जो कदीम इमारतों की देखभाल और तामीरात का ठेकेदार था। डायरेक्टरी में उसके नाम का पूरे सफे का एक इश्तिहार भी था। दूसरा नंबर शांता बहल के नाम से था और पता एक शराब खाने का था। तीसरा नाम शांता कुमारी के नाम का था और उसके आगे डॉक्टर लिखा हुआ था और एड्रेस भी उसके क्लिनिक का था। मैंने डायरेक्टरी एक तरफ रख कर वो नंबर मिलाया। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। क्लिनिक बंद हो चुका था और शांता यकीनन अपने बंगले में होगी। क्लिनिक वाले फोन की घंटी की आवाज अंदरूनी कमरों तक जरूर जाती होगी।
घंटी बजती रही और मैं कॉल रिसीव होने का इंतजार करता रहा। 10-12 मरतबा घंटी बज चुकी थी। मैं मायूस होकर रिसीवर रखने ही वाला था कि दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। एक मध्यम सी निस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो, मैंने पूछा, डॉक्टर शांता? उसने कहा, बोल रही हूँ, आप कौन? मैंने कहा, शांता, मैं नाजी बोल रहा हूँ। याद है? भूल तो नहीं गई? वो बोली, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मगर तुम कहाँ गायब हो? फिर वो एक लम्हे को रुकी, बोली, 1 मिनट, मैं तुम्हें दूसरा नंबर देती हूँ, उस पर फोन करो। मैंने उसका बताया हुआ नंबर जहन नशीन कर लिया और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने दोबारा रिसीवर उठाकर वो नंबर मिलाया। इस मर्तबा पहली घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। मैंने शांता की आवाज सुनते ही कहा, कोई खास बात? बोली, हाँ, मैं 3-4 दिन से तुम्हें तलाश कर रही थी, मगर नागराज जैसा आदमी आज तक तुम्हारा खोज न लगा सका तो मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो जाती। मैंने हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। तुम मुझे खोज रही थी और आज मैंने खुद ही तुमसे राब्ता कर लिया। कहो, वो खास बात क्या है? शांता बोली, नागराज तुमसे छुपता फिर रहा है और तुम उसकी तलाश में हो। उसका कोई सुराग मिला? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन क्या तुम्हें उसका कोई सुराग मिल गया? शांता बोली, यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मैंने बेला का पता लगा लिया है। मैं उछल पड़ा, कहा, क्या? कहाँ है वो? नागराज भी यकीनन उसके साथ होगा। तुमने कहाँ देखा उसको? शांता बोली, ये 4 दिन पहले की बात है। सुबह 4 बजे के करीब 2 आदमी मेरे घर पर आ गए। वो किसी मरीज को दिखाने के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैंने इनकार किया तो उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल लिया। इस तरह वो गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ ले गए। तकरीबन 1 घंटे तक कार में सफर करने के बाद उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोली तो मैं एक कमरे में थी और मेरे सामने बेड पर बेला पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, बेला, क्या हुआ था उसे? शांता बोली, अबॉर्शन। अभी पहला ही महीना था। शुरू के 3 महीने तो औरत के लिए निहायत खतरनाक होते हैं, लेकिन बेला जैसी लड़कियां आराम से थोड़ी बैठती हैं, छलांगे लगाती फिरती हैं। और बेला की जिंदगी तो दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मरीजा को क्या तकलीफ है। बेला की हालत देखकर मैंने उसे अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो वहीं पर उसका इलाज करवाना चाहते थे। मैंने एक आदमी को भेजकर बाजार से कुछ चीजें मंगवा ली। मुझे वो पूरा दिन और पूरी रात वहीं रहना पड़ा। मैं उस एक कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मुझे कमरे से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें ये तो पता नहीं चला होगा कि वो कौन सी जगह थी? शांता बोली, मैंने पता चला लिया था। खिड़की के सामने भी अगरचे दबीज पर्दा रहता था और एक आदमी 24 घंटे खिड़की में मौजूद रहता था, मगर एक मर्तबा मौका पाकर मैंने खिड़की से बाहर झांक लिया था। वो प्रेम पहाड़ी पर कोई कॉटेज है। मैंने हैरत से कहा, प्रेम पहाड़ी, ये कौन सी जगह है? वो बोली, हैरत है, माउंट अबू में रहते हो, तुम आज तक उस जगह के बारे में नहीं जान सके। बहरहाल शहर में किसी से भी पूछ लोगे, तुम्हें उस पहाड़ी के बारे में बता दिया जाएगा। मैंने कहा, तो क्या मुझे उस पहाड़ी को काट कर दूध की नहर निकालनी होगी? शांता बोली, नहीं, वो कॉटेज तलाश करना है। मुझे जिस कॉटेज में ले जाया गया था उसके मशरक की तरफ तकरीबन 150 गज के फासले पर जो कॉटेज है, उसके बरामदे की छत पर गणेश देवता की बड़ी मूर्ति बनी हुई है। उन दोनों कॉटेजेस के बीच में और कोई कॉटेज नहीं है। अगर तुम वो गणेश देवता वाला कॉटेज तलाश कर लो तो उस कॉटेज तक आसानी से पहुंच जाओगे। शांता ने कहा, बेला के अलावा मैंने सिर्फ वही 2 आदमी देखे थे जो मुझे वहां लेकर गए थे। हो सकता है नागराज उस कॉटेज के किसी और कमरे में हो, या हो सकता है वो कहीं और हो। बहरहाल ये सब कुछ तुम्हें खुद मालूम करना पड़ेगा। मैंने पूछा, तुम्हें दोबारा भी वहां ले जाया गया था? शांता की आवाज आई, नहीं, वो पूरा दिन और पूरी रात मैं वहां रही थी। बेला की हालत संभल गई थी और मैंने कुछ दवाएं वगैरह मंगवा दी थी। अगले रोज वो लोग सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही मुझे मेरे बंगले पर छोड़ गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया। मेरा ख्याल है बेला ठीक ही होगी। मैंने कहा, ठीक है शांता, मैं कल रात किसी वक्त तुमसे मिलूंगा। शांता ने वाकई बड़ा काम किया था और ये महज इत्तेफाक ही था कि आज मुझे उसका ख्याल आ गया था और मैंने उसे फोन कर लिया। अगर शांता को फोन न करता तो इतनी अहम मालूमात हासिल न होती। रत्ना भी मेरे करीब आकर बैठ गई और मैं उसे शांता के बारे में बताने लगा। फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये प्रेम पहाड़ी कहाँ है? वो बोली, प्रेम पहाड़ी? प्रेम पहाड़ी वो जगह है जहाँ प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। हर मुल्क के किसी न किसी शहर में कोई न कोई ऐसी जगह होती है जहाँ कोई पाबंदी नहीं होती। मादर पिदर आजाद किस्म के लोग ऐसी जगहों पर जाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लंदन का हाइड पार्क बहुत मशहूर जगह है। वहाँ लोग हर किस्म की बातें किसी खौफ के बगैर आजादी से कह सकते हैं। वहाँ तो मलिका को भी गलीज गालियां दी जाती हैं। इस तरह कोलंबो में छतरी पार्क बहुत शोहरत रखता है। उस पार्क का नाम तो कुछ और है, मगर छतरी पार्क के नाम से मशहूर है। वहाँ दाखिल होने वाले हर शख्स के हाथ में तुम्हें एक छतरी नजर आएगी।
और पार्क के अंदर जगह जगह तुम्हें लातादाद खुली हुई छतरियां नजर आएंगी। हर छतरी के पीछे तुम्हें ऐसा होशरुबा नजारा दिखाई देगा कि तुम सांस लेना भूल जाओगे। समझ लो कि ऐसे नजारे मियाँ बीवी के बेडरूम में ही देखे जा सकते हैं। अगर झांकने का मौका मिले तो माउंट अबू की प्रेम पहाड़ी बिल्कुल ऐसी ही जगह है। वहाँ अगरचे कॉटेजेस भी हैं, लेकिन नेचर के असली स्वाद से लुत्फानंदोज होने वाले झाड़ियों और पौधों की आड़ लेते हैं। बाज लोग तो ये तकल्लुफ भी नहीं करते। लेकिन मैंने पूछा लेकिन क्या? बोली सुना है कुछ अरसा पहले वहाँ भी पाबंदी लगा दी गई थी। सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी गई जिन्होंने वहाँ कॉटेज ले रखे हैं। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओह, वहाँ कॉटेज किराए पर भी तो मिलते होंगे। रत्ना बोली, मगर ऐसी बेचैनी क्या है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा, बेला, वहाँ एक कॉटेज में रिहाइश पजीर है और हो सकता है नागराज भी वहाँ मौजूद हो। वो बोली, दरअसल पिछले साल वहाँ पै दर पै कत्ल की चंद वारदातें हो गई थी। उसके बाद ही वहाँ पाबंदी लगा दी गई। कुछ अरसे तो तमाम कॉटेज भी वीरान रहे, लेकिन फिर कॉटेज पर से पाबंदी उठा ली गई। किसी बुराई पर पाबंदी लगा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो बुराई वाकई खत्म हो गई, बल्कि उसे चोरी छुपे कुछ और फरोग मिलता है। प्रेम पहाड़ी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। इंडियन टूरिज्म का मकामी दफ्तर प्रेम पहाड़ी के लिए पास जारी करता है और घूस खिलाकर तो कोई भी काम करवाया जा सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड आइडिया, ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरे जहन में शक्ति का ख्याल आया। मेरे ख्याल में वो कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकता है कि हमें प्रेम पहाड़ी पर जाने में कोई दुश्वारी पेश न आए। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज रहे थे। उस वक्त शक्ति को तलाश करना मुश्किल था। वो न जाने कहाँ होगा। भेरू को मैंने 2 दिन से नहीं देखा था। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गया था। शराब और सुमित्रा, कमरे में यही 2 चीजें उसकी रफीक थी। अलबत्ता सुमित्रा को जब भी मौका मिलता वो कमरे से निकल जाती। मेरी और रत्ना की सेवा की जिम्मेदारियां भी वो बखूबी निभा रही थी। उस रात मैं 1 बजे के करीब सोने के लिए अपने कमरे में चला गया और इत्तेफाक से मुझे फौरन ही नींद भी आ गई। शक्ति ने न सिर्फ इंडियन टूरिज्म के दफ्तर से प्रेम पहाड़ी का पास हासिल कर लिया था, बल्कि उसने वहाँ एक कॉटेज भी ले लिया था। वो गाड़ी भी किराए की थी जिस पर हम उस वक्त सफर कर रहे थे। उस कार का बंदोबस्त भी शक्ति ने ही किया था। शक्ति ड्राइविंग कर रहा था और मैं पैसेंजर सीट पर था। पिछली सीट पर मधु और रत्ना थी। उन दोनों ने जीन्स और टी-शर्ट्स पहन रखी थी। शहर के मशरिक में तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद शक्ति ने कार एक तंग से पहाड़ी रास्ते पर मोड़ दी। तकरीबन 1 मील आगे प्रेम पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर सब्जा कुछ ज्यादा ही था। रंग बिरंग फूलों से लदी हुई झाड़ियां, दबीज घास और गुंजान दरख्त। पहाड़ी के रास्ते पर सिर्फ एक मुख्तसर सी चौकी थी जहां सिर्फ 2 कांस्टेबल तैनात थे। शक्ति ने टूरिज्म ऑफिस के इजाजतनामे के साथ 50 का एक नोट भी कांस्टेबल की तरफ बढ़ा दिया। कांस्टेबल की बातें खिल उठी। उस वक्त सूरज गुरूब होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। पहाड़ी पर कई रास्ते थे। शक्ति मुख्तलिफ रास्तों पर कार दौड़ाता रहा। ये पहाड़ी 3-4 मील के रकबे पर फैली हुई थी। कॉटेज एक दूसरे से बहुत दूर थे। शक्ति हर कॉटेज के करीब से गुजरते हुए कार की रफ्तार कम कर लेता और हम सब कॉटेज की तरफ देखने लगते। लेकिन किसी कॉटेज के बरामदे की छत पर गणेश देवता की मूर्ति नजर न आई। एक जगह शक्ति ने कार रोक ली और हम सब उस कॉटेज की तरफ देखने लगे जो सड़क से बहुत हटकर ऊंची जगह पर बना हुआ था और मगरिबी पहाड़ी के पीछे गुरूब होते हुए सूरज की अलविदाई किरणें उस कॉटेज पर पड़ रही थीं और कॉटेज के बरामदे की छत पर गणेश देवता की बहुत बड़ी मूर्ति रुखसत होती हुई जर्द धूप में चमक रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर उस कॉटेज की सीध में मगरिब की तरफ देखा। वहां से 150 गज दूर एक पहाड़ी पर वो कॉटेज था जिसकी हमें तलाश थी। सुर्ख खपरेल की छत वाले उस कॉटेज के एक कमरे की खिड़की भी उस तरफ नजर आ रही थी और गालिबन ये वही खिड़की थी जहां से शांता ने गणेश देवता की मूर्ति वाला ये कॉटेज देखा होगा। हमारा अपना कॉटेज वहां से निस्फ मील के फासले पर था। 2 कमरों का फर्निश्ड कॉटेज। हम लोग खाने पीने का सामान साथ लेकर आए थे जो कार से निकाल कर किचन में पहुंचा दिया गया था और मधु इलेक्ट्रिक हीटर पर चाय तैयार करने लगी। हम तकरीबन 10 बजे के करीब अपने कॉटेज से निकले। कार वहीं छोड़ दी गई। मेरे पास करकॉफ राइफल थी जबकि उन तीनों के पास पिस्तौल थे। गणेश देवता की मूर्ति वाले कॉटेज से हम उस पहाड़ी की तरफ मुड़ गए।